हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। तो इसे हमें ये सारे सबहेड्स के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट इज द जेनाइटल एंड अदर ऑर्गन्स में जो चेंजेस आएंगे, ब्रेस्ट चेंजेस, क्यूटेनियस चेंजेस यानी जो स्किन में चेंजेस आते हैं फीमेल के, वेट गेन, वाटर बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, हार्ट एंड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिक चेंजेस एंड लास्टली सम सिस्टमिक चेंजेस। तो जेनाइटल एंड अदर ऑर्गन्स, तो जो मेजर चेंजेस आएंगे वो ऑब्वियसली यूटेरस और बाकी जेनाइटल ऑर्गन्स में हमें देखने मिलेंगे। सो वल्वा वजाइना, इसमें क्या चेंजेस आते हैं? मेनली इडियोमेटस, हाइपरेमिक, हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज वस्कुलरिटी और पिगमेंटेशन। ये सारी चीज़ें हमें दोनों में दिखने मिलेगी। इडिमा यानी स्वेलिंग हो जाएगी। हाइपरेमिक, सो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वेसल्स इनगॉर्ज होगी। इंक्रीज वस्कुलरिटी मतलब वेसल्स इनगॉर्ज होंगे, वस्कुलर सप्लाई बढ़ेगा। हाइपरट्रॉफी, उनकी साइज बढ़ेगी। और पिगमेंटेशन, सो कलर चेंज होगा। इसी में हम लोगों ने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा वीडियो है उसमें बात की है कि जो वजाइना में एंटीरियर वजाइनल वॉल और वेस्टिब्यूल में डस्की ह्यू या ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, उसी को हम लोग एक चैडविक साइन करके या जैकविमर साइन करके उसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूटेरस। यूटेरस में क्या मेजर चेंजेस आते हैं? सो सबसे पहले वेट। सो जो यूट्रस नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो यूट्रस होता है उसका वेट होता है 50 ग्राम्स, और प्रेगनेंसी के एंड तक एट टर्म मतलब एट 42 वीक्स जो यूटेरस का जो वेट रहेगा वो 1 kg तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट उसकी जो हाइट होती है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में इट इज 7.5 सेंटीमीटर्स, बट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इट बिकम्स 35 सेंटीमीटर, बिकॉज उसको जो बेबी को अकोमोडेट करना होता है यूटेरस को। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस इन द मसल्स? सो जो यूटेरस के मसल्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस दिखते हैं? फर्स्टली हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग। सो जो मसल्स होंगे उनकी साइज बढ़ेगी, उनका फंक्शन बढ़ेगा और स्ट्रेचिंग होगी मसल्स की, बिकॉज उन्हें इनलार्ज होना है, यूटेरस को थोड़ा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक बनाना है जिससे कि वो बेबी को एकोमोडेट कर सके। नाउ अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स। 3 टाइप की मसल्स होती है हमारे यूटेरस में। फर्स्ट होती है आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, इंटरमीडिएट मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। ये जो आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं ये रेड कलर में इस फॉर्म में मतलब हुड लाइक अपीयरेंस होता है उनका, और ये जो फंडस एरिया यूट्रस का उसके ऊपर ये मिलते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट मसल्स। सो ये सबसे थिक एंड सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है। ये जो ब्लू दिख रहे हैं हमारे मसल्स, ये क्रिस क्रॉस अपीयरेंस है जिनका, क्रिस क्रॉस फैशन में जो हमारे यूटेरस में दो मसल्स के बीच में मतलब इंटरमीडिएट और सर्कुलर के बीच में है ये। और ये क्रिस क्रॉस जो एक दूसरे को क्रॉस करती है उसकी वजह से ये 8 की फिगर फॉर्म करेगी। और ये 8 की फिगर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो 8 की फिगर है इनके बीच हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे यूट्रस को सप्लाई करते हैं। तो जब भी कंट्रैक्शन होता है यूट्राइन मसल्स का तो ये जो मसल्स है ये एक दूसरे को अपोज करेगी, जिससे कि ये जो हमारी ब्लड वेसल उनके अंदर रन कर रही है वो ओक्लूड हो जाएगी, यानी वो उसको बंद कर देंगे, जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। तो इसका हमें यूज़ कब होगा? जब डिलीवरी के टाइम पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसमें ये जो मसल्स होती है ये हमारी जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हेल्प करती है, और इसीलिए इन्हें लिविंग लाइकेचर भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट आर द सर्कुलर मसल्स। सो ये जो ब्राउन कलर में हम लोगों ने एट द ओरिफिस, जो एक्सटर्नल ओरिफिस नहीं सॉरी, जो इंटरनल ऑस है यूट्रस का जो इंटरनल ऑस है वहाँ पर ये जो मसल्स बनी हुई हैं ये सर्कुलर मसल्स है और इनका स्पिंक्चुअर लाइक अरेंजमेंट है। सो ये वो जो बेबी होता है उसे एकोमोडेट करने के लिए जो बेबी का हम लोगों ने थ्रेटन्ड अबॉर्शन में जो देखा है कि इनकम्पेटेंसी की वजह से सर्कुलर फाइबर्स की अबॉर्शन भी हो सकता है, तो इनका जो एक्शन होता है वो स्पिंचर लाइक होता है। नेक्स्ट इज वस्कुलर सप्लाई। सो वस्कुलर सप्लाई बढ़ जाता है, इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम द यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरीज। सो जो हमारा यूटेरस होता है उसको यूटेराइन और ओवेरियन दो आर्टरी सप्लाई करती है। नॉर्मली यूटेराइन आर्टरी सबसे ज़्यादा उसको ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ओवेरियन आर्टरी भी उतना ही ब्लड लेके जाएगी जितना यूटेराइन लेके जाती थी हमेशा। सो वस्कुलराइजेशन बढ़ रहा है। यूटेरस का शेप, सो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूटेरस पायरीफॉर्म शेप में होता है, फिर 12th वीक में वो ग्लोबुलर हो जाता है।
उसके बाद 20th वीक में इट बिकम्स पायरिफॉर्म अगेन एंड 36th वीक तक इट बिकम्स स्पेरिकल. Now, the normal antiverted is exaggerated, causing increased frequency of maturation. So, जो हमारा यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन होता है, इट इज एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड. सो ये जो एंटीवर्जन है ये बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो लोड है ब्लैडर के ऊपर वो बढ़ जाएगा और उससे हमारा जो मैच्योरेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज इनलार्ज यूटेरस रोटेट टू द राइट साइड. क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे सिग्मोइड कोलॉन के कॉइल्स होते हैं और रेक्टम होता है, इसलिए यूटेरस जब इनलार्ज हो जाता है तब उसे थोड़ा राइट शिफ्ट होना पड़ता है. क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग एनाटॉमी देखें तो ये हमारा असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है और फिर रेक्टम और सिग्मोइड कोलॉन होता है. तो ये लेफ्ट साइड में होता है और अगर हमारा यूट्रस एनलार्ज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा राइट शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉइल्स होते हैं. सो दैट इज द डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड सर्विक्स रोटेट्स टू द लेफ्ट. तो क्योंकि ये राइट हो रहा है तो इसे लेफ्ट शिफ्ट होना पड़ता है. नाउ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस. सो ये क्या होते हैं? सो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू हो जाते हैं. यूटेरस के अंदर स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शंस इनका कैरेक्टर कैसा होता है? सो ये इरेगुलर होते हैं, इनफ्रिक्वेंट होते हैं, स्पैज्मेटिक होते हैं और पेनलेस होते हैं विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. तो हम लोग आगे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें ट्रू पेन्स जो होते हैं उन्हें इससे डिफ्रेंशिएट करना है. जो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जो डिलीवरी के दौरान, उनमें जब भी वो पेन्स होते हैं तो हमेशा डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता ही है, लेकिन ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस में हमें डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स पे उसका कोई असर नहीं होता. नेक्स्ट इज इस्थमस. सो यूटेराइन के एनाटॉमी अगर हम पढ़ते हैं तो 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स. सो हम लोगों ने ये सारे चेंजेस बॉडी में देखे. अभी इस्थमस पार्ट में, इस्थमस क्या होगा? उसमें हाइपरट्रॉफी होगी. इट elongates to about 3 times its original length. The circularly arranged muscle fibers in the region function as sphincter in the early pregnancy and thus help to retain the fetus. जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हमारे सर्कुलर फाइबर्स होते हैं ये इस्थमस के पोजीशन में होते हैं, मतलब उसमें वो एरिया में होते हैं. तो ये हेल्प करते हैं हमारे फीटस को रिटेन करने के लिए. अगर इसमें इनकम्पिटेंसी आई तो अबॉर्शन हो सकता है. Incompetency of this sphincter leads to mid-trimester abortion. Now cervix. So cervix में होता है hypertrophy, hyperplasia of the connective tissue, उसकी vascularity बढ़ेगी and all these lead to softening of the cervix, जिससे कि हमें Goodell's sign भी कहा है. तो ये हमें वापस जो diagnosis of pregnancy, हमारा जो दूसरा वीडियो है उसमें हम लोगों ने इस पे बात की है. Increased secretion which is called physiological leukorrhea of pregnancy. सो सर्विक्स से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन भी बढ़ेगा जिससे हम लोग फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं. अभी चेंजेस इन अदर ऑर्गन्स. सो अदर जेनिटल ऑर्गन्स में क्या चेंजेस है? सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, उसकी लेंथ बढ़ेगी, वहाँ पे कंजेशन बढ़ेगा. ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो 8th वीक तक बढ़ता है. उसके बाद उसमें रिग्रेशन होता है और उसके रिग्रेशन होने के बाद जो प्लासेंटा होता है वो HCG सिक्रेट करेगा. नेक्स्ट इज द कोलॉइड डिजेनरेशन occurs at the 12th week which later becomes calcified at term and placenta takes over its function of hormone secretion. तो क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हमारा रिग्रेस हो जाएगा तो प्लासेंटा हार्मोन सिक्रेशन का काम करेगा. नेक्स्ट आर द चेंजेस इन द ब्रेस्ट. सो ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो बढ़ेगी क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रही है और प्रोलिफरेशन हो रहा है डक्ट्स का, उसकी वस्कुलैरिटी बढ़ेगी. निपल्स लार्ज, दे बिकम लार्जर, इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड. जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं विच रिमेन इनविजिबल इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट इन द एरेोला, वो अभी उनकी हाइपरट्रॉफी होगी और उन्हें हम बोलते हैं मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स. तो अगेन हमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जो हमारा वीडियो है उसमें हमने इसके बारे में बात की है. कोलेस्ट्रॉम इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द निपल्स एट अबाउट 12 वीक्स. तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की साइन है कोलेस्ट्रॉम जो हमें 12th वीक में ही मिल जाएगा. नेक्स्ट आर द क्यूटेनियस चेंजेस. तो स्किन पे क्या चेंजेस आ सकते हैं? सो फेस पे क्लोआज्मा हम लोगों ने बात की थी फिर से कि क्लोआज्मा जो होता है वो डिस्कलरेशन होता है जो कि फोरहेड पे और चिक्स पे हमें देखने मिलता है. ब्रेस्ट
ब्रेस्ट चेंजेस हम लोगों ने ऊपर बात की। एब्डोमेन, एब्डोमेन में चेंजेस आएंगे लिनिया नाइग्रा। लिनिया नाइग्रा ये ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया होता है इन द मिड लाइन, जो कि जिफिस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक के रहेगा। स्ट्राया ग्रेविडेरम, सो स्ट्राया यानी लाइन्स, ग्रेविडेरम यानी प्रेगनेंसी, सो लाइन्स ऑफ प्रेगनेंसी। दे आर प्रेजेंट बिलो द अम्बिलिकस ओवर द थाइज एंड ब्रेस्ट. These are pinkish, but after delivery, the scar tissues contract and they become glistening white in appearance and are called as such stria albicans. So पहले ये पिंकिश कलर के रहेगी, बट उसके बाद जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाएगा जो कि वाइट कलर का और ग्लिसनिंग रहेगा। उसे हम बोलेंगे स्ट्राया एल्बिकन्स यानी वाइट लाइन्स। सो पिंक लाइन्स एंड वाइट लाइन्स। नेक्स्ट इज वेट गेन। सो टोटल वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान इट इज़ 11 kgs। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबाउट 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kgs एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में भी 5 kgs इतना वेट गेन होता है फीमेल का। नेक्स्ट इज द बॉडी वाटर मेटाबॉलिज्म। सो द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड एट टर्म इज अबाउट 6.5 लीटर्स। सो एंड ऑफ प्रेगनेंसी टर्म तक जो वाटर बॉडी में रिटेन होता है इट इज़ अबाउट 6.5 लीटर्स. Pregnancy is a state of hypervolemia because of the active retention of sodium, potassium and water. So this was about the body water metabolism. Now hematological changes. इसमें हमें ध्यान रखना है कि मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं प्रेगनेंसी में वो बढ़ेगी, बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो कम हो रही है. ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन. आरबीसी वॉल्यूम बढ़ता है, एरिथ्रोपोइटिन लेवल बढ़ेगा. The disproportionate increase in the plasma and RBC produces a state of hemodilution. Thus, even though the total HB mass increases during pregnancy, there is apparent fall in the HB concentration. तो हमने कहा कि हर चीज़ बढ़ रही है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये आरबीसी जो है आरबीसी वॉल्यूम ये सब कुछ बढ़ रहा है और फिर भी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम रहेगा कंपैरेटिवली. ये क्यों होता है? बिकॉज हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इनका जो बढ़ना है, जो एचबी कंसंट्रेशन है और जो ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम है ये डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ते हैं. मतलब ये दोनों ज़्यादा बढ़ेंगे एचबी के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, और इसलिए हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा और उस वजह से हमें लगेगा कि एचबी कंसंट्रेशन कम है. नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स काउंट भी बढ़ता है. प्रोटीन काउंट जो है इट इज़ इंक्रीज, बट ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन जो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो हमें कम मिलेंगे. सो अगेन हीमोडाइल्यूशन की वजह से भले ही प्रोटीन बढ़ा हुआ है, बट क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हमें जो कोलॉइड का कंसंट्रेशन है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन है, वो कम लगेगा ब्लड में. देन ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स. प्रेगनेंसी इज अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट. फाइब्रोनोजन लेवल बढ़े हुए रहेंगे और ESR भी बढ़े हुए रहेंगे. Now heart and circulation. So apex beat is shifted to 4th intercostal space, जो कि normally 5th में होना चाहिए. Continuous hissing murmur may be audible over the tricuspid area in the left, second and third intercostal space called the mammary murmur. So ये mammary murmur का एक point, apex beat shift हो जाएगा, ये एक point, cardiac output बढ़ जाएगा. और यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि प्रेगनेंसी में हमने बोला कि मोस्टली सारी चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है बीपी, ब्लड प्रेशर, जो कि कम होगा. सो इन स्पाइट ऑफ द लार्ज इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, जो मैटरनल बीपी है इट इज़ डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज इन द सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस. बीपी का फॉर्मूला होता है बीपी इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इंटू SVR. क्योंकि SVR हमारा कम हो रहा है इसलिए बीपी कम होगा, भले ही कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ. So this is an exception, तो ये हमें याद रखना है. Now venous pressure. So femoral venous pressure is increased due to the pressure of the gravid uterus on the veins. इसीलिए तो फीमेल्स में वेरिकोज वेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के बाद. मेटाबॉलिक चेंजेस में हमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखना है कि प्रेगनेंसी इज एन एनाबॉलिक स्टेट. ओके. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज भी बढ़ता है और उसके वजह से इंसुलिन भी बढ़ा हुआ रहेगा. फैट मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज स्टोरेज ऑफ फैट, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं HDL, तो HDL भी बढ़ा हुआ रहेगा. हाइपरलिपिडेमिया ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी इज नॉन एथेरोजेनिक. सो ये जो HDL का लेवल बढ़ रहा है, जो फैट बढ़ रहा है, ये नॉन एथेरोजेनिक रहेगा, यानी इससे ये हमें हार्मफुल नहीं रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज आयरन लेवल्स. सो सीरम आयरन और फेरिटिन लेवल कम रहेंगे अगर आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं दिया गया अच्छे से प्रेगनेंसी के टाइम पे, बिकॉज प्रेगनेंसी इज एन इनएविटेबल आयरन डिफिशियंसी स्टेट.
नेक्स्ट आते सम सिस्टमिक चेंजेस, इसमें है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाइपर वेंटिलेशन रहेगा, पीएच बढ़ेगा क्योंकि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, जिससे कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होगा। यूरिनरी सिस्टम में जीएफआर बढ़ेगा विच लीड्स टू डिक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ क्रिएट, बर्न इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड यूरिक एसिड। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट्री सिस्टम में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा जीआईटी टोन और जीआई मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होगा। कार्डियक स्पिंचर इज रिलैक्स और इस वजह से क्या होगा, एसिडिटी के सिम्टम्स लगेंगे जैसे इसोफेजाइटिस और हार्ट बर्न। लीवर और गॉल ब्लैडर में चेंजेस क्या आएगा, इंक्रीज टोनिसिटी ऑफ द अटोनिसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर, उस वजह से हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहेगा, जिससे कि गॉल स्टोन फॉर्मेशन बढ़ सकता है। तो ये हमने सारे चेंजेस देखे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं। थैंक यू।